Hello friends, welcome to my channel Successful Steps. Hope you all fine. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिस्कस किया और जाना कि उस एक्ट को पास करने के पीछे क्या क्या मेजर रीजंस रहे। आज की इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 भी कहते हैं। यह एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। इस एक्ट को पास करने के पीछे मेजर रीज़न था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो डिफेक्ट्स आ गए थे उन सबको ठीक किया जा सके। इस एक्ट का अमेंडिंग एक्ट 5 जुलाई 1781 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि यह ब्रिटेन के यंगर प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। इस एक्ट का परिणाम यह हुआ कि इस एक्ट ने हमारे सामने एक डुअल गवर्नमेंट को लाकर खड़ा कर दिया था। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक्स की, जिनको रेक्टिफाई करना ज़रूरी था। पहला ड्रॉबैक था कि गवर्नर जनरल को कोई भी वीटो पावर नहीं दी गई थी। वीटो पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस, मतलब गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह लेनी पड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स भी वेल डिफाइंड नहीं थी और वेल डिफाइंड पावर न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में रेगुलर डिस्प्यूट्स रहने लगे। कंपनी ऑफिशियल्स का करप्शन भी इस एक्ट के चलते स्टॉप नहीं हुआ था। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस की। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी थी। काउंसिल ऑफ मेंबर्स की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। कंपनी को अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हेड किया जाने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने हेड किया। जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन सब पर पाबंदी लगा दी गई कि 2 महीने की ज्वाइनिंग के अंदर ही उनको इंडियन और ब्रिटेन दोनों ही गवर्नमेंट को अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी होगी। अब बात करते हैं कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था। ब्रिटेन में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हुआ करते थे उन सबको कोर्ट ऑफ प्रोप्रीटर्स कहते थे और 24 मेंबर की टीम को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे डिसीजंस लेती थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो थी 6 पीपल की टीम, जिसका काम था सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की कार्य की टेक केयर करना। और ये 6 लोग थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्राइवी काउंसिलर्स। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स की। इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया था। इस एक्ट के चलते डुअल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका मेन वर्क था कि वो इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करे। कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजेशन का नाम दे दिया गया। ब्रिटिश पोजेशन का मतलब कि अंग्रेजों का अधिकार माना गया उस पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था इंडिया में कंपनी के अफेयर्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के ड्रॉबैक्स की। तो पिट्स इंडिया एक्ट के ड्रॉबैक यह थे कि उसने इस एक्ट के चलते गवर्नर जनरल को 2 मास्टर को सर्व करना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं रखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।